जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे जे सिंह हैं। सिंह साहब, सबसे पहले जिन परिस्थितियों में अभी देश है, एक तरफ चीन अभी भी कुछ इलाकों में घुसपैठ हो रखी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात, इन हालातों के बीच में जनरल बिपिन रावत का निधन कितना बड़ा सेटबैक है आर्म्ड फोर्सेस के लिए और देश के लिए? मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सब जो शहीद हुए हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ ड्यूटी में थे, अपनी कोई ड्यूटी करने जा रहे थे, और इसलिए सबको हम सलाम करते हैं पूरे फौजों की तरफ से। और मैं पूर्व सेना अध्यक्ष और राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी, एकदम अनएक्सपेक्टेड, अचानक सडन ऐसी चीज़ हो जाए तो सबको झटका लगता है। तो हम सबको लगा, हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि ये क्या हुआ, और हम यही प्रेयर्स कर रहे थे, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि इनकी जिंदगी बचा दे। लेकिन जो होनी है उसको हम टाल नहीं सकते और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनको हम सलाम करते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अव्वल दर्जे का था। उन्होंने बहुत सराहनीय काम किए, बहुत इनोवेटिव काम किए, बहुत ओरिजिनल थॉट से एक विजनरी थे। मैं जानता हूं उनको बहुत करीब से, हमारे दोस्त थे, और उनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी लेडी थी, और वो भी अपनी ड्यूटी करने जा रही थी। लेडीज़ आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की इंचार्ज होती हैं, वो प्रेसिडेंट थी, तो वो उनके साथ अपनी ड्यूटी करने की जा रही थी, तो इसलिए उनका भी लाइन ऑफ ड्यूटी में ही देहांत हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये झटका तो लगा है सबको, पूरे देश को अभी शोक मना रहा है पूरा देश, क्योंकि ऐसा एक हमारा बहुत सबसे अव्वल दर्जे का और सबसे ऊंचे पद का हमारा फौजी जनरल, उसका देहांत हो गया ऐसे बहुत ही बदनसीब तरीके से। सर, वही जहाँ तक बात करें अपने सीमाओं की, तो हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से अलग चुनौती है। पिछले साल मई के आसपास से ही जो एलएसी है वहाँ पे टेंशन्स लगातार चल रही है, तो ऐसे में सीडीएस का जो सिटिंग सीडीएस है उनका इस तरह से चले जाना, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देशी सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ हमारी फौज जहाँ पे भी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो सतर्क है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, और उनको भी अफसोस तो बहुत हुआ होगा, शॉक भी हुआ होगा, लेकिन अपनी ड्यूटी में उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनकी, और ना ही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है हम अपने टास्क पूरे करते जाएंगे। और जो चुनौती चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चुनौती चाइना की है, या लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, कश्मीर में है, और जहाँ नॉर्थ ईस्ट में, वो हमारी ड्यूटियों में, हमारे कार्य करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही है कि हमारा जो हेड है, चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, वो नया नियुक्त किया जाएगा, गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेवार है कि जल्द करें। पर जब तक वो नियुक्त होता है तब तक ऑफिशिएटिंग सीडीएस जो है, वो हम आज एक उभरता हुआ वर्ल्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, तो हमें ऐसा पोस्ट एक मिनट भी नहीं खाली रख सकते। तो जिम्मेवारी किसी को दी गई है, और जो सीनियर मोस्ट होगा उसको टेम्परेरीली ऑफिशिएटिंग रोल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये जिम्मेवारी दी होगी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, तो मेरे को कोई शक नहीं उसमें। और जो असली में जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो चंद दिनों में आपको पता लग जाएगा। सर, वही जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे, लेकिन बहुत से लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि एक्चुअली सीडीएस का पोस्ट क्यों क्रिएट किया गया, इसका मकसद क्या होता है, और जनरल बिपिन रावत ने इस किरदार को कितना बखूबी निभाया। देखिए, कारगिल की जब लड़ाई हुई थी, उससे पहले 1971 में भी इसकी बात चली थी कि तीनों फौजों को एक मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। दूसरे देशों में है, हमारे देश में फिर हमने कहा हम सोचेंगे कैसे करना है, और हम दूसरे देशों का फार्मूला कॉपी करके अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमारे देश की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे देश के पड़ोसियों के साथ हमारे क्या संबंध हैं, हमारे बॉर्डर अभी तय नहीं हुए हैं चाइना के साथ,
तकरीबन जो ओरिजिनल बाउंड्री है 4000 से ऊपर किलोमीटर की है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो 700 किलोमीटर की है पाकिस्तान के साथ। तो ये जब तक रिजॉल्व नहीं होती, हमारी चुनौती अलग किस्म की है, इसके मुताबिक हमको करना चाहिए। तो अब कारगिल की जब लड़ाई हुई थी 99 में, मैं एडिशनल DGMO था। हमने स्टडी किया और हमने ये तय किया कि ये एक अपॉइंटमेंट कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी इसको प्रपोज किया था। तो उसके बाद ये अब बन गया है। ये पहले बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इन्होंने एक नया रोल जो उनको दिया गया उसको बहुत बेखूबी से निभाया है। कई लोगों को कई चीज़ों पे नाराज़गी थी, पर वो मैं समझता हूँ कि ये नेचुरल है। किसी डेमोक्रेसी में भी सब हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, अपनी तरफ से भी बोलेंगे जो जिनका अलग से ख्याल है। हम ख्याल वाले सारे 100% नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं समझता हूँ वो नॉर्मल था जो भी क्रिटिसिज्म थी। बट ओवरऑल इन्होंने बहुत ही बेखूबी से अपना काम किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। आप पूर्व आर्मी चीफ रह चुके हैं, आप उस एरिया को भी समझते हैं जहां पर कल एक क्रैश हुआ था। बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सी थ्योरीज बताई जा रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उस एरिया को समझते हैं करीब से, आप देख चुके हैं, ट्रेवल भी कर चुके हैं, क्या वजह रही होगी इस क्रैश की? क्या टेक्निकल स्नैग रहा होगा या मौसम की वजह से? क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल अभी तक उठे हैं जिसका अब तक हालांकि जवाब नहीं आया है। इंक्वायरी तो बैठा दी गई, लेकिन उसके रिपोर्ट आने में अभी काफी वक्त लगेगा। हाँ जरूर। एक तो सही बात है कि हाई लेवल इंक्वायरी ऑलरेडी अपॉइंट की गई है, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। फॉरेंसिक टीम्स ने हेलीकॉप्टर के हिस्से पुर्जे जो बिखरे हुए हैं इधर उधर इकट्ठे करके एविडेंस के तौर पे पता करें, एनालाइज करें कैसे हुआ है एक्सीडेंट। और मैं समझता हूँ कि हमें 2-3 कारण मेन होते हैं जब एक्सीडेंट होते हैं हेलीकॉप्टर के। एक तो टेक्निकली अगर कोई मेल फंक्शन हो, दूसरा है अगर मौसम ख़राब हो जाए अचानक तरीके से या पहले से ही ख़राब है, आपने इमरजेंसी में जाना होता है, कई बार हमको कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करनी पड़ती हैं, वो बैड वेदर में भी करनी पड़ती हैं, उसमें रिस्क है पर वो रिस्क तो एक्सेप्टेबल है। और तीसरा होता है पायलट की जजमेंट में, पायलट के सोच में कि मैं इस तरह से अपना रूट लूँ, मैं इतनी हाइट्स पे उड़ाऊँ, तो ये, और अगर सडनली मौसम ख़राब हो जाए मैं क्या करूं, तो इसमें पायलट का भी रोल होता है। तो ये 3-4 कारण हैं जो इंक्वायरी से हमको क्लियर हो जाएंगे। इसी बीच एक सवाल रशियन हेलीकॉप्टर पर भी उठ रहे हैं, हालांकि इसको बहुत स्टेबल और रिलायबल हेलीकॉप्टर माना जाता है और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। तो आप क्योंकि आर्मी चीफ रहे हैं, शायद आपके ये नॉलेज में ही बात हो, ये हेलीकॉप्टर क्या वाकई में बिल्कुल सुरक्षित है? मैं समझता हूँ कि दुनिया में Mi-17 और हमारे पास जो वर्जन है 5, ये V5 विक्टर 5, ये लेटेस्ट है उनका, और इसमें सब सुरक्षा के लिहाज से सब प्रबंध किया गया है। ये डबल इंजन हेलीकॉप्टर है और इसमें और भी जो समझ लीजिए यंत्र है टू हेल्प इन सेफ फ्लाइंग, सुरक्षित तरीके से उड़ान भरने में जो कुछ भी यंत्र चाहिए वो सब हैं। और ये माना गया है कि ये हेलीकॉप्टर जो है और हमारे फौज में और एयरफोर्स में बहुत सालों से है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर में कोई नुक्स नहीं है, ये माना हुआ और प्रूवन वर्क हॉर्स है। हमारे फौजों में तो Mi-17 के बगैर हम पहाड़ों में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छा और स्टेबल सेफ एयरक्राफ्ट है। पर हादसा कभी होता है तो उसके बारे में सोचना पड़ता है। और रिकॉर्ड आप देखेंगे कितने घंटे ये मशीन, इस किस्म के मशीन उड़ी हैं, उसमें कितने हादसे हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंपैरेटिवली दुनिया के बेस्ट हेलीकॉप्टर्स में भी इनकी गिनती होती है। एक आखिरी सवाल सर, इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पे, कि क्या ये वाकई में एक हादसा था या इसके पीछे कोई सबोटाज का भी एंगल है? हालांकि जांच अभी इस पे चल रही है, लेकिन आप क्योंकि एक्सपर्ट भी है पूरे मामले को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या सबोटाज का एंगल इसमें हो सकता है, कोई साजिश इसमें हो सकती है? देखिए, यहाँ पर सवाल उठता है
कि ये नेगेटिव आइडिया थॉट किसके मन में आया, क्यों उसने प्रचलित किया, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि जहाँ पे बिल्कुल सब बेस पे सिक्योरिटी है, वहाँ पर एयरफोर्स के गार्ड्स हैं और दूसरे अपने आर्म फोर्सेस के गार्ड्स हैं, और उधर गांव वगैरह कोई ऐसा नहीं है कि बस्ती के बीच में ये एयरफील्ड है। सलूर बिल्कुल अलग तलग है, तो उधर कोई ऐसी हादसा कि अगर कोशिश भी कोई करे सबोटाज करने की, वो नहीं कर सकता, इजीली अप्रोच ही नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये है, अगर कुछ कर दिया तो हेलीकॉप्टर चलेगा ही नहीं। आप समझते हैं मेरी बात कि हेलीकॉप्टर की मैकेनिज्म में कुछ खराबी हो गई है तो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ ही नहीं करेगा। और पायलट एक बार नहीं 2 बार चेक करता है, उससे पहले टेक्नीशियन चेक करते हैं, तो डबल ट्रिपल चेक होते हैं। और वीआईपी जब जाता है साथ में तो और भी ज़्यादा निगरानी से किया जाता है सब कुछ। तो अगर हेलीकॉप्टर में कोई डिफेक्ट था तो वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ ही नहीं करेगा। अगर वो टेक ऑफ करता है तो उसका मतलब उसमें सब सिस्टम ठीक हैं, और पायलट को भी टेक ऑफ करने से 2-3 मिनट वो चेक करता है, रोटर चलाने के बाद भी चेक करता है। मैं तो कई बार गया हूँ हेलीकॉप्टर्स में, तो उसके बाद उसको क्लियर हो जाता है कि सब सिस्टम्स आर फाइन, सब ठीक है, तब वो टेक ऑफ करता है। अब ये फ्लाइट में उड़ान में था, वहाँ पे एकदम कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे कि ये एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में वो इंक्वायरी बताएगी। ये तो कोई कह नहीं सकते। 20-25 मिनट की फ़्लाइट है, उसके दौरान अगर कोई सोचता भी है कि साबोटाज था या क्या था, वो कैसे टाइमिंग कर लेगा? ये तो गलत बात है। मैं तो इसमें बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ। पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि साबोटाज का एंगल तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही बेहुदा है, बिल्कुल लॉजिक के बगैर है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे जे सिंह। कैमरामैन योगेंद्र के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।